हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में योजना आयोग के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करी। हमने योजना आयोग को विभिन्न भागों में बनाने का फैसला किया है क्योंकि यह एक बड़ा चैप्टर है और थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छा से समझेंगे। तो हम लोग योजना आयोग के भाग 2 में बचे हुए अवशेषों को पढ़ेंगे आज। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बॉम्बे योजना तक समाप्त किया था। अभी हम लोग लेंगे 1944 में गांधीवादी योजना। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले श्री मन्ना नारायण ने गांधी जी के विचारों पर आधारित एक योजना पेश करी जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, तो बराबर एग्जाम में पूछे जाते सवाल है कि गांधीवादी योजना किसने पेश किया? तो श्री मन्ना नारायण ने। कब किया? तो 1944 में किया। नोट करते रहेंगे आप लोग। अब आते हैं 1945 में पीपुल्स प्लान आया। कौन सा प्लान? पीपुल्स प्लान। देखेंगे यहाँ पर, नोट करते रहेंगे, जिसे कहा जाता है जनवादी योजना। ये लाएंगे समाजवादी नेता एम.एन. राय। एम.एन. राय ने 1945 में एक योजना पेश करी जिसका नाम हुआ पीपुल्स प्लान। एम.एन. राय के बारे में जान लीजिए। ये सवाल पूछा भी गया है 2-3 एग्जाम लगातार पीसीएस में, जिसमें एम.एन. राय भारत के पहले वैश्विक नेता कहे जा सकते हैं। इन्होंने 1925 में 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए और उनके संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। यानी कि और यही नहीं, वो मैक्सिको में भी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे हैं। और यहाँ संस्थापक बनने से पहले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना से पहले, या जब रूस की क्रांति हो रही थी तो वहाँ पर ये लेनिन के सहयोगी के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसीलिए लेनिन ने इन्हें पूरब में भावी लाल क्रांति का जनक भी बताया है। अब एम.एन. राय का फुल फॉर्म जानिए। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। लेकिन बाद में इनका नाम बदल के हो गया मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय यानी कि एम.एन. राय। ठीक है, तो एम.एन. राय के बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारी इकट्ठे करी। अब आगे आते हैं हम लोग 1950 में सर्वोदय योजना। जे.पी. नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने जो योजना पेश करी उसका नाम था सर्वोदय योजना। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोग जानते हैं, इनको लोक नायक की उपाधि दी गई हुई है। लेकिन अभी तक किसी बुक में आपको नहीं बताया गया है कि लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को किसने दी। तो आज हमको बता दिए चलते हैं आपको। संपूर्ण क्रांति के समय जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था बिहार में, तो पटना में एक रैली हुआ गांधी मैदान में। वहाँ पे जो हमारे सुपरस्टार उस समय थे शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के, उनके भाई डॉक्टर भरत सिन्हा के कहने पर, सलाह पर, छात्र संघ के चेयरमैन श्री लालू प्रसाद यादव ने पूरे छात्रों की ओर से लोक नायक जयप्रकाश नारायण को, यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि प्रदान करी। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको सवाल जवाब बताए हैं। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने 1950 में जो योजना पेश किए उस योजना का नाम हो गया सर्वोदय योजना। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने जो योजना पेश करी, विद्वानों ने, उसके आधार पर भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। ठीक है, कमेटी बनाई कि आखिर इस पर कुछ फैसला किया जाए। तो उस कमेटी का चेयरमैन फिर किसको बनाया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब देखेंगे, क्योंकि जब भारत सरकार खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे उसमें प्रधानमंत्री, तो फिर उस कमेटी का चेयरमैन भी उन्हीं को बना दिया गया। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में पहले से ही भारत के विकास का रूपरेखा तैयार कर दिया गया था।
ठीक है। तो एक समिति की स्थापना की गई। उस समिति ने सिफारिश करी कि भारत में एक योजना आयोग की स्थापना की जाए। ठीक है, तो योजना आयोग जिसका स्थापना किया गया आपको 15 मार्च 1950 में। इसकी स्थापना करने से पहले संसद में एक प्रस्ताव लाया गया जिसके आधार पर आपको योजना आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग की जो संरचना स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। समान संरचना, उसको 3 भाग में हम लोग ने विभाजित कर दिया है, 1 2 3। समान संरचना, प्रशासनिक संरचना और अंग संरचना। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा उल्टा देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा विस्तृत है, हमको फिर मिटाना पड़ेगा बोर्ड। तो वहाँ से शुरू करते हैं। अंग संरचना में देखिए, इसमें सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के विकास के लिए काम करती है और इसके लिए एनजीओ को माध्यम चुनती है। प्रशासनिक संरचना ये आपको सालों भर काम करती है। इसका एक मुख्यालय होता है जिसमें सचिव सर यानी कि ऑफिसर लोग ही इसमें होते हैं, आईएएस लोग ही होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, अब समान संरचना, ठीक है, जो हम बोर्ड मिटाएंगे उसके बाद आपको बताएंगे। समान संरचना इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन प्रधानमंत्री। पदेन प्रधानमंत्री का मतलब यह हो गया कि जो व्यक्ति उस समय प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो वही योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा या होगा। ठीक है, पदेन प्रधानमंत्री। अब आ गया उपाध्यक्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बहुत ही बिजी आदमी है, उनको देश का पूरा काम भी करना है, तो इसलिए इसके लिए उपाध्यक्ष होंगे जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। यहाँ कोई आपको योग्यता निर्धारित नहीं है। सबसे पहली बात, कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी विशेषज्ञ को या किसी व्यक्ति को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे या कर सकते हैं। इनका दर्जा भी कैसा होगा? कैबिनेट मंत्री, समझ रहे हैं ना, कैबिनेट मंत्री उसका दर्जा होगा, उसके समान उनको दर्जा, सुविधाएं, वेतन दी जाएगी। देखिए और भी मेंबर देखेंगे सदस्य के बारे में। इनके जो सदस्य होंगे, सदस्यों में मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री, यानी कि मंत्रिमंडल के वही मंत्री इसके मेंबर बन सकते हैं जो प्रधानमंत्री के विशेष नज़दीकी हो या क्या कहते हैं उसको, जिसका प्रधानमंत्री के साथ ज़्यादा बनता हो, वो कह सकते हैं। कुछ अनुभवी सदस्य जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या श्रम आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो, उसको यहाँ का मेंबर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं, मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य, ये लोग भी क्या होते हैं, इनकी न कोई योग्यता होती है, तो इसलिए यहाँ पर अनुभवी सदस्य को लाए जाते हैं जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक और श्रम विशेषज्ञ हो। ठीक है, इसका सचिव आपको तो पता ही है, किसी भी विभाग का जो सचिव होता है वो आईएएस ही होता है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी। तो ये इसका सचिव प्रशासनिक पदाधिकारी होगा जो एक आईएएस होगा, आईएएस। ठीक है, और देखेंगे बड़ी किस्मत की बात है कि हम लोग जो तैयारी करते हैं सबसे उच्च पद के आईएएस का, इसके बीच में अकेला ही मेंबर होगा जिसका काम लिखने पढ़ने का होगा। देख रहे हैं ना, यानी हम लोग इतना पढ़े तो यहाँ क्या काम कर रहे हैं, क्लर्क का काम कर रहे हैं। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, क्लर्क का काम कर रहे हैं, आईएएस बन के इसके क्लर्क का काम कर रहे हैं। बाकी सारा भी जो होगा निर्णय लेना ये लोग का होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसके जो हम लोग अध्यक्ष देख लिए, उपाध्यक्ष देख लिए, इसके सदस्य देख लिए, जो कुछ मंत्रिमंडल से आएंगे, कुछ भारत के किसी भी विभाग से कहीं से भी आएंगे जो अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो। अब देखेंगे यह एक पूरी तरह से राजनीतिक संरचना है, इसमें पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति ही आएंगे। अब राजनीतिक व्यक्ति होंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई योग्यता नहीं होगा, किसी भी योग्यता की कोई जरूरत नहीं होगा इसका मेंबर बनने के लिए। ठीक, देखेंगे यहाँ इसके लिए न ही कोई योग्यता की जरूरत होती है, ठीक है, और न ही इसका कार्यकाल होता है, यानी कि कितने समय तक रहेंगे ये लोग इस आयोग के सदस्य मेंबर, ये भी निश्चित नहीं होता है। क्योंकि जहाँ प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाते हैं वही योजना आयोग के जो पूरे से उपाध्यक्ष होते हैं, पूरे मेंबर
साथ साथ इस्तीफा सौंप देते हैं। अब देखेंगे इसके सदस्यों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है, इसके सदस्यों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है। यह सब प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके कितने मेंबर रखे जाए। ठीक है, देख रहे हैं, इसके प्रधानमंत्री पर निर्भर करते हैं। तो हम लोगों ने समान संरचना के बारे में जान लिया। देखा जाए तो जो हम लोगों ने योजना को संरचना पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है, 3 समान संरचना, प्रशासनिक संरचना, अंग संरचना, इन तीनों में सबसे मूल कौन सा है? समान संरचना, जो पूरा का पूरा क्या है? इसका बेस है। ठीक है, अब देखेंगे योजना आयोग के कार्य। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है पहले क्लास में कि योजना आयोग के उद्देश्य क्या है, किस लिए योजना आयोग की स्थापना की जाए। तो गरीबी दूर करना था, आर्थिक समृद्धि लाना था, गरीबी दूर करना था, बेरोजगारी को दूर करना था, यानी कि रोजगार को लाना था। ठीक है, उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग करना था। इस सब के लिए क्या करेंगे हम? ये सब इसमें आ ही जाएगा, प्लस में आएगा। देखिएगा, देश के संसाधनों का अनुमान करना, देश में कैसा संसाधन है और उसका किस तरह उपयोग किया जाए, इसका मूल्यांकन करना। नोट करते रहेंगे, नोट करने को नहीं भूलेंगे। कहा जाता है कि लिखा हुआ रहेगा तो काम आएगा, कभी भी पढ़ सकते हैं। भारत के सकल अर्थव्यवस्था को, दूसरा है भारत के सकल अर्थव्यवस्था को मजबूत कर आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, क्योंकि कोई भी देश तभी विकास की राह पर चल सकता है, विकसित हो सकता है, जो वो आत्मनिर्भर हो, यानी कि वो कम से कम वस्तुएं बाहर से मंगाए या खरीदे। ठीक है, यानी कि आप अपने मामले में आत्मनिर्भर बन जाए कि हमारा जो पैसा हो बाहर की ओर न जाए। तो इस सारे को लेकर भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई। अब भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो होगी वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 होगा। तो यानी कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई। अब हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे, वो अगले क्लास में। ठीक है।